Hello, hi, most welcome in Stanford is everyone where we are going to learn English speaking and personality development not by rutting. रट कर नहीं, अगर समझ कर बोलना है तो ज्वाइन करें स्टैनफोर्ड को, लिंक इज बिलो www.stanfordis.in पे क्लिक करें या फिर 8882282755 जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करें अपना पूरा नाम और पाएं एडमिशन इन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एडमिशन है, दोनों ही मोड में क्लासेस है, दोनों ही मोड में बैचेस हैं इन मल्टीपल सेलेक्टेड सेंटर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के क्लास की। सो पहले जो क्लास स्टार्ट करें इससे पहले जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। एकदम जोर से बोलना है, एकदम कस के बोलना है, इतना जोर से बोलना है कि अंदर से आवाज आए और हाँ लगे कि हाँ अब तो करना ही करना भैया, एनी हाउ करना है। सो हियर What are we going to learn today? आज का जो लर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा जाता है लोग स्ट्रगल करते हैं अनसीन पैसेज को लेकर कि सर अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व होगा। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं और अनसीन पैसेज आज की डेट में आपका एकेडमिक्स एग्जाम हो, 10th 12th ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत बड़ा नंबर लेके बैठा हुआ है। इतना सारा नंबर सिर्फ अनसीन पैसेज पे है जिससे कि आपको समझ मतलब क्या कहते हैं, इतना बड़ा अमाउंट नंबर का है। आपके 100 में से लगभग 20 25 22 नंबर जो है 22 नंबर्स जो हैं आपके अनसीन पैसेजेस में होते हैं। और अनसीन पैसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज। अगर मेन आइडिया समझ गए कि आखिर वो पैसेज कहना क्या चाहता है, आखिर उसके अंदर छुपा हुआ क्या मीनिंग है, दैट्स द मेन आइडिया। और अक्सर लोग गलती करते हैं उसको टाइटल से निकालने का, टाइटल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यही होगा मेन आइडिया, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। अगर एक अच्छा राइटर नहीं है तो वो क्या करेंगे कि टाइटल थोड़ा अलग हो सकता है मेन आइडिया से, लेकिन एक अच्छा और सही राइटर जो होगा वो आपका मेन आइडिया से रिलेटेड ही आपका क्या करेगा, टाइटल लिखेगा। तो ये तो हो गई टाइटल और मेन आइडिया की बात, वो हम लोग अगले लेसन में करने वाले हैं, दैट इज अ पैराग्राफ राइटिंग, फैंटास्टिक टॉपिक। अभी बात करने वाले हैं मेन आइडिया की। मेन आइडिया लेसन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन आइडिया अगर आपको समझ में आ गए, कैसे किसी पैसेज का मेन आइडिया समझते हैं, ग्रैस्प करते हैं, कैसे टेक आउट करते हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज। और मान लीजिए आपको लिखने के लिए दे दिया गया, बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं एस्से राइटिंग में, पैसेज राइटिंग में, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि मेन आइडिया है तो उसको डील कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जो टॉपिक दिया जाता है वो मेन आइडिया टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक जो होता है वो बस कहने के लिए टॉपिक होता है, बट दैट इज योर मेन आइडिया टू राइट एनी कंटेंट, पैसेज और एस्से। कोई कंटेंट लिखना है, पैसेज लिखना है या फिर कोई एस्से लिखना है तो उसमें आपको मेन आइडिया दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बता इस पे 10 लाइन लिखिए, 15 लाइन लिखिए, 100 वर्ड्स लिखिए, 200 वर्ड्स लिखिए। बट इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेन आइडिया कॉन्सेप्ट, अगर आपको मेन आइडिया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आपको मेन आइडिया कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली किसी भी टॉपिक पे 200-500 वर्ड्स लिख सकते हो, चाहे वो पैराग्राफ लिखना हो, पैसेज लिखना हो, लेक्चर लिखना हो, चाहे आपको एस्से राइटिंग करनी हो, आप इजी लिख लोगे इफ़ यू अंडरस्टैंड मेन आइडिया। मेन आइडिया कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आता है तो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो, मोर देन 50% क्वेश्चंस डील कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ ग्रामर का सेक्शन पूछा जाता है। तो ग्रामर तो मैंने पढ़ा है आपको, 1 महीना नहीं पढ़ा है जाओ पीछे, और 1 महीने क्लास लो ग्रामर वाली 0 लेवल वाली, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, वही प्रोफेशनली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको पढ़ाया, उसको पढ़ो, छोड़ना नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी लिंक लो और उसको वॉच करना है, नीचे लिंक होगा में भी, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके देखो। अब बात करते हैं मेन आइडिया की। मेन आइडिया सीख गए मतलब कि आपका अनसीन पैसेज क्लियर हो गया, आप अनसीन पैसेज में पूरे नंबर उठा लोगे, चाहे वो कोई सा भी अनसीन पैसेज हो। दूसरी चीज, अगर एस्से राइटिंग है तो एस्से राइटिंग में आपको पूरा नंबर उठेगा अगर आपको मेन आइडिया कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इस लेसन में मेन आइडिया के साथ साथ क्या क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन अपडेट करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं लास्ट लेसन में क्या सीखा था, लर्निंग कॉन्सेप्ट 2 था और उसको अब न्यू सिलेबस में कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ते वही हैं जो उसमें था, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हुआ जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको जब भी पढ़ाया है अपग्रेडेड एंड अपडेटेड लेसन पढ़ाए हैं, सिलेबस पढ़ाया है। तो विलिंगनेस लैडर की बात करेंगे आज, उसके बाद बात करेंगे मेन आइडिया कि होता क्या है और इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट, यूज, बेनिफिट सारा कुछ समझेंगे डिटेल में। फिर बात करेंगे व्हाट डजंट बिलोंग। मेन आइडिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर आप पैसेज राइटिंग कर रहे हो या फिर आप अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो, दोनों में ही आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मेन आइडिया से रिलेटेड कौन सी चीजें इसमें नहीं है और
कौन सी चीज़ें गलत हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए पर उसमें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, गेम है व्हाट डजंट बिलोंग, गेम खेलने वाले हैं। फिर एक रीडिंग प्रोग्राम होने वाला जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा कमिटमेंट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट कार्ड को भरना, आप प्री फिल करोगे, आई विल मेक यू टू फिल। नेक्स्ट फैंटास्टिक कोट है जो पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। फिर है फीडबैक, तो चलिए सीखते हैं फैंटास्टिक। So dear students, let's go for the question of the day round, and that is live. I'll ask you a fantastic question on the present situation or scenario or any current affair topic. I'll ask you a question today in your, or if you are on Zoom, then I'll ask you in Zoom class, or you are in, or if you are in live class, in offline class, I'll ask you in the offline बैच। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर क्वेश्चन तो देते नहीं, फिर क्यों लिख देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे बार बार। वो मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लेसन्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं करना है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे तो आपके क्लास में उस दिन के क्लास में उस दिन के लेसन में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। अगर नहीं लिखता हूँ तो उस दिन के लेसन में क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं होगा, बस इसलिए लिखता हूँ। अब बात कर लेते हैं रिकैप की। What did you learn in the last lesson, consolidation और learning contract 2? जो लास्ट लेसन था उसका दो नाम है, पहले उसको कहते थे learning contract 2, अब इसका नया नाम है consolidation। उसमें कुछ बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं जो मैंने आपको चेंज के साथ ही पढ़ाया है लास्ट लेसन। सो आप शेयर करेंगे एक लर्निंग, ओनली वन लर्निंग, योर पर्सनल ओन लर्निंग, ओन टॉपिक कि हाँ मैंने ये वाला टॉपिक सीखा है, गोल, स्मार्ट गोल। जैसे कि अगर मुझसे पूछो व्हाट डिड आई लर्न इन दैट कंसोलिडेशन और लर्निंग कॉन्टेक्ट 2, सो आई से दैट आई लर्नड स्मार्ट गोल कॉन्सेप्ट एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू अचीव माई गोल, टू प्लान माई गोल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल थिंक दैट एम आई specific and all things as per the technique, as per the thing, and then I will check my goal. So this is my way of answering, this is my topic to answer. आप भी अपने टॉपिक शेयर करेंगे कि आपको कौन सा वाला पसंद आया, आपने कौन सा एक टॉपिक सबसे अच्छा सीखा है। मेन लर्निंग में आपको ये शेयर करना है कि आपने सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे आपके लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा लगा लास्ट लेसन में, वो आपको शेयर करना है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। आपको टॉपिक्स नहीं गिनवाने, प्लीज़ डोंट लेट मी नो दैट हाँ सर ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, टॉपिक नहीं बताना। टॉपिक तो मुझे पता है, आपको ही पता है, बाकियों को ही पता। आप अपनी लर्निंग शेयर करोगे कि व्हाट डिड यू पर्सनली लर्न इन दैट पर्टिकुलर लेसन, और किसी एक टॉपिक का हम बताएंगे और फिर दूसरे स्टूडेंट को टैग करेंगे, हाँ नाउ आई आंसर, दिस इज माई आंसर, एंड नाउ सपोज दैट अदिबा इज स्पीकिंग, देन शी विल से नेहा विल आंसर नाउ। सो नेहा को या फिर जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे अगले स्टूडेंट को टैग कर देना कि आप बोलिए आपका क्या था। तो रैंडमली किसी को भी, ये नहीं कि हाँ बाद वाले को करना है, रैंडमली किसी को भी आपको टैग कर देना है। तो वो फिर अगला इंसान जिसको टैग करेंगे आप, मान लो आदिमा ने नेहा को टैग के आंसर देने के बाद तो नेहा फिर आंसर करेंगे, फिर नेहा आंसर कर लेंगी, फिर वो आंसर करने के बाद किसी और को, मान लीजिए आरती है, आरती गुप्ता को टैग करेंगे, आरती ने आंसर कर लिया, फिर आरती गुप्ता क्या करेंगे, इकरा को टैग करेंगी, तो इकरा फिर आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। आई होप द थिंग इज क्लियर। Now the very important, where are you standing on the willingness ladder for active listening today? एक्टिव लिसनिंग जो हमने सीखा है, बार बार सीख रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग पे बात हो रही है। तो जो विलिंगनेस लैडर है हमारी बुक के आखिर में, लास्ट में, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। अपेंडिक्स नंबर 1 है विलिंगनेस पोस्चर। तो उस विलिंगनेस लैडर में आप कहाँ स्टैंड करते हो एक्टिव लिसनिंग के फील्ड में। सबसे नीचे वाला आई वोंट डू इट, मैं नहीं कर सकता, मेरे से एक्टिव लिसनिंग नहीं हो सकती, या फिर आई कैन डू इट, मैं नहीं कर सकता। पहला है आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूँगा। दूसरा है मैं नहीं कर सकता। दूसरा आई वॉन्ट टू डू इट, मैं चाहता हूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाउ डू आई डू इट, कैसे करूँगा। ठीक है, आई ट्राई टू डू इट, मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे होगी। क्या यहाँ पे आप हैं, आई कैन डू इट,
जब आप कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस आएगा और आप कुछ करोगे, कर सकने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा होगा उसके बाद जब कर सकने का कॉन्फिडेंस आएगा, आई विल डू इट, तो क्या होगा कि हाँ मैं कर लूँगा, यस। और जब विल हो गया तो कर तो लोगे ही। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर करने की लगन होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट। So now the main and initial and very important topic of today's lesson, that is main idea. What is main idea? What do you understand by main idea? What comes in your mind when you see the word main idea? जब देखते हो main idea तो क्या आता है दिमाग में? कुछ आ रहा है? कुछ हलचल मची? कुछ दिमाग में आ रही बात? तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए कि क्या होता है मेन आइडिया आपके हिसाब से। लिखा? कर लिया? 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 लिखा है? आई होप लिख दिया। तो मेन आइडिया की बात करते हैं। क्या है मेन आइडिया? सबसे पहली बात, जब इसका नाम भी दिखा रहा है, मेन मीन्स मेन, मुख्य, इंपॉर्टेंट, आइडिया मीन्स आइडिया। वर्ड एन आइडिया सर जी, अभिषेक बच्चन, नहीं, वो आइडिया नहीं, ये आइडिया है कि हाँ कुछ आइडिया आ रहा है। क्या है मेन आइडिया? तो कभी भी कोई पैसेज हो, ये अगर आपको कोई एस्से लिखना है, कोई पैसेज लिखना है, कोई लेक्चर लिखना है, कुछ भी टॉपिक लिखना है, या फिर आप डील कर रहे हो किसी अनसीन पैसेज के साथ, किसी अनसीन पैसेज के साथ आपको आंसर करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन आइडिया होता क्या है और उस लेसन का वो जो कंटेंट लिखना है या लिखा हुआ है उसका मेन आइडिया है क्या। वो कहते हैं ना 3 इडियट्स में, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये कहना क्या चाहते हो ये समझ में अगर आ गया ना, तो ऐसे पैसेज या लेक्चर लिख भी लेंगे, पैराग्राफ लिख भी लेंगे, या फिर अगर अनसीन पैसेज में कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे के दिमाग में सर वर्ड प्रॉब्लम आता है, वहाँ तो वर्ड समझ में नहीं आता कई बार कि लिखे क्या या फिर इसका लिखा हुआ का पढ़े क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। हाउ मच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट मच यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, ये उसको डील करते कैसे हैं। तो वैसे बुक एक्सरसाइज हैं, इसके बाद बुक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे आपको समझ में आएगा डिफरेंस, सिमिलैरिटी, मेन आइडिया कहाँ से ग्रैस्प करेंगे। ठीक है, तो मेन आइडिया जो होता है वो आपको एक लाइन में दे दिया जाता है कि हाँ लो भैया ये टॉपिक है, इस पर आपको इससे पैसेज या लेक्चर लिखना है या कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपको दिया जाता है एक लाइन का क्वेश्चन, वो आपका मेन आइडिया होता है। अब उसके सपोर्ट में उस जो भी सेंटेंस आपको मिला, जैसे कि मान लो मिल गया आपको माय स्कूल टीचर, इस पे लिखना है आपको, तो माय स्कूल टीचर को सपोर्ट करने वाले सेंटेंसेस जब आपको लिखने हैं, ठीक है, तो आपने लिखे ना शुरू किया कि हाँ माय स्कूल टीचर इज फलाना, ही इज लाइक दिस, ही इज दिस इज, आपने लिख दिया। तो अब पढ़ने वाले को ये भी लग सकता है कि वो किसी इंसान के बारे में बात हो रही है। तो आपको जो कंटेंट पैसेज लिखना है वो इस तरीके से लिखना है कि आपका हर एक लाइन आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो या फिर डिफेंड कर रहा हो। सपोर्ट में आएगा या विरोध में आएगा, लेकिन बात किसकी करेगा? आपके मेन आइडिया का। जैसे कि मेन आइडिया आपको माय स्कूल टीचर दे दिया, तो माय स्कूल टीचर के टॉपिक पे ही सारे सेंटेंसेज होंगे, उसके इर्द गिर्द उसके आसपास ही होंगे। अब अनसीन पैसेज की बात कर लेते हैं। अगर अनसीन पैसेज दे दिया गया एक बड़ा सा कि हाँ चलो ये कुछ है लिखा हुआ, मान लो बाहुबली का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, बाहुबली की स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है, और उसमें कहा गया कि मेन आइडिया निकालो। तो मेन आइडिया निकालने के लिए पहले तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपको देखना होगा कि आखिर जो ये कंटेंट है, हर एक सेंटेंस जो है वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, क्या है मेन आइडिया। तो बाहुबली में एक मेन आइडिया ये था कि ग्रीड एंड सेल्फिशनेस ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी, पावर और प्रॉपर्टी का सेल्फिशनेस ही तो था, ग्रीड लालची तो थी, जिस वजह से भाई भाई का दुश्मन हो गया वगैरह वगैरह, जो भी स्टोरी थी उसकी बाहुबली की। तो उसमें डायलॉग्स चले, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेन मोटो क्या है, बीच में क्या दिखा रहा है? सत्ता को हासिल करना है, राजपाट को हासिल करना है। तो सारा जो स्टोरी था वो इर्द गिर्द किसके घूम रहा था? सत्ता के लालच, ग्रीड ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी, तो इसके लालच के आसपास ही घूम रहा था। तो मेन आइडिया आपको समझ में आ रहा है कुछ?
या फिर इसका मेन आइडिया ये कह सकते हैं कि सत्य की जीत होती है, या फिर जो सही होता है उसका, मतलब बहुत सारे मेन आइडियाज आप अपने वर्ड में बोल सकते हो, पर जो भी लाइन आप बोलोगे वो आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, एक दूसरे के आसपास नज़दीक में घूम रहे होंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। तो मेन आइडिया समझने का सबसे आसान तरीका है आप पैसेज को पढ़ें। अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आप देखें कि हर एक सेंटेंस किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपने इसको कर लिया, स्टार्टिंग में इसमें टाइम लगेगा, नो डाउट, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ सकता है, 2-3 मिनट सोचना पड़ सकता है, 5-10 मिनट भी सोचना पड़ सकता है, पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका प्रोसेसिंग टाइम, दिमाग का प्रोसेसिंग टाइम घटता चला जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप एक बार में पढ़ोगे, देखोगे पैसेज, आप बता दो किसका मेन आइडिया। हाँ, टाइटल देख करके मेन आइडिया को गेस नहीं करेंगे, टाइटल देख करके मेन आइडिया को कभी गेस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइटल कई बार हमारे राइटर्स इतने महान होते हैं, कई बार टाइटल्स मेन आइडिया से अलग कर देते हैं और कुछ अलग ही होता है मेन आइडिया, ठीक है। लेकिन आप जब टाइटल लिखेंगे किसी ऐसे पैसेज या लेक्चर का, तो आपको जो टाइटल लिखना है वो टाइटल फुल्ली प्रूफ करे, फुल्ली जस्टिफाई करे मेन आइडिया को। टाइटल वैसा होना चाहिए, टाइटल लिखने का ये तरीका है कि आपका टाइटल जो हो वो मेन आइडिया को जस्टिफाई कर रहा हो, ठीक है। आई होप ये मेन आइडिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन योर क्लास। Hey student, this is our lesson number 73, main idea. After lesson number 22, learning contract to consolidation lesson. This is the fantastic lesson, that is the main idea. And now it's time for books exercise. Let's go for books exercise A. So what is this exercise? Let's understand. So what are you going to do? You are going to perform this exercise A with your one friend or partner in offline class, but in online class you need to do it alone as a solo player. Now let's have a look. Read the sentence below and identify the main idea from 1 and 2 given below. Main idea, यहाँ पे 2 मेन आइडियाज आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है मेन आइडिया क्या होता है। जब भी मेन आइडिया की बात होगी मतलब कि उसके सपोर्टिंग अगेंस्ट में, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड भी बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा टॉपिक नंबर मेन आइडिया 1 को सपोर्ट करता है, कौन सा मेन आइडिया 2 को सपोर्ट करता है। जैसे कि आई लव टू रन इन द फील्ड। अब फील्ड में दौड़ना, ये दौड़ना किस चीज़ से रिलेटेड होगा? जानवर या जू से रिलेटेड होगा क्या? नहीं, ये रिलेटेड होगा किसी गेम से, जैसे कि सॉकर, इस गेम से रिलेटेड हो गया। दूसरा, आई विजिटेड वन जू विद माई फादर। अपने पिताजी के साथ एक जू को विजिट किया। तो क्या अब ये गेम की बात हो रही है या सॉकर की बात हो रही है? नहीं, अब ये बात हो रही है इस जानवर और जू वाली बात। तो ये जानवर और जू वाली बात हो रही है। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा पॉइंट जो हमारे मेन आइडिया 2 को सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से आपको इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। सेलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम एक्स्ट्रा बॉक्स ए और बी। ए और बी से सिलेक्ट करना है एंड राइट 5 सेंटेंस एंड विद डिटेल्स टू सपोर्ट द मेन आइडिया गिवन यू राइटिंग अ टाइटल। गिव क्या देखो क्या कह रहा है, गिव योर राइटिंग अ टाइटल। अपने राइटिंग जो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं उसको एक टाइटल भी देना है, एक नाम भी देना है। मैंने आपको बताया ना, जब आप पैसेज लिखेंगे तो आपका टाइटल जो होगा ऐसा होना चाहिए, टाइटल जो आपके मेन आइडिया को जस्टिफाई कर रहा हो और पढ़ने वाला आपका टाइटल ही देख के समझ जाए अच्छा इसके बारे में बात होने वाली है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे एक्टिविटी और होमवर्क ये है, ये 2 टॉपिक्स हैं आपके पास, इसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो और उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद उसके सपोर्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। जो आपके ऑन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे इसको और कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखना सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज इट्स अ गुड वे ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि गलत बात है। अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारे बारे में है स्टैम्फर्ड्स के बारे में। यस राइट अ मेन आइडिया अबाउट स्टैम्फर्ड्स इन द बॉक्स एंड 3 डिटेल्स टू सपोर्ट इट। अब आपको बताना है कि स्टैम्फर्ड्स क्या है, व्हाट इज स्टैम्फर्ड्स। तो जनरली जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया उनके लिए स्टैम्फर्ड्स इज एन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है स्टैम्फर्ड्स इज इंग्लिश क्लास।
लेकिन जो बच्चे हमारे इंटरमीडिएट लेवल के अभी बेसिक लेवल कंप्लीट करके आए हुए हैं, उनको अब जो भी रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ लेसन्स कर लिए हैं, वो भी बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है। वो बच्चे भी बोलेंगे नो नो नो, इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, इट्स मोर दैन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। क्योंकि वी आर लर्निंग हियर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, we are learning here job interview skill, we are learning here how to write main idea paragraph, email writing, here we learn keyboarding skill, here we learn how to sing a song, here we learn many more things like digital literacy, like कंप्यूटर लिटरेसी, और बहुत सारी स्किल्स हैं। इतने हैं कि 1000 टॉपिक्स कवर करते करते ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ सीखे, अब तो कुछ फोड़ लेना है एग्ज़ाम में और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, मतलब कुछ महान करने वाला हूँ। पीपल फील दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस क्या है, बताना है टाइटल के रूप में, और फिर उस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए 3 सेंटेंस लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपका टाइटल जस्टिफाई हो। ओके, वैसे स्टैनफोर्ड का फुल फॉर्म होता है स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जो कि CFR को फॉलो करती है, CFR के पैटर्न पे काम करती है और उनके हिसाब से ही काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज बी एक टास्क है। अब देखिए क्या है टास्क एक्सरसाइज बी में, ध्यान से पढ़ेंगे। बिलो रीड 2 passages about change at home and answer the questions that follow। अब नीचे में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इज द मेन आइडिया इन 2 passages द सेम और डिफरेंट, दोनों पैसेज को पढ़ेंगे और बताएंगे पढ़ने के बाद क्या इन दोनों पैसेज का जो मेन आइडिया है सेम है या अलग है। अगर सेम है तो कैसे, अलग है तो कैसे, यू हैव टू रीड इट। चलिए पढ़ते हैं, रीडिंग वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे साथ पढ़ेंगे। Change happens at home all the time. Some changes are small, like painting the kitchen walls yellow instead of white. Some changes are bigger, like having a new family member. Families can deal with all kinds of changes by working together. Losing a family member is a big change. Your family needs to work together to get ready to take greater responsibilities. Families find a way to work with change. तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से फैमिली ज़्यादा हो रहा है और चेंज की बात हो रही है। तो अब मेन आइडिया चेंज है या फैमिली है, ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं बताऊँगा। अगला, even at home things are always changing. Sometimes change can be hard to get used to. You might have liked the way things were, but if you keep an open mind, you might learn to like the changes. Change can come in form of a grandparent moving in with your family. You might need to share a room with a brother or sister. This might be difficult at first, but soon you'll have fun spending more time with your grandmother or grandfather. तो अगर आपने मेरे साथ नहीं दोहराया है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से चलाइए और मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन हर एक वर्ड का जो मैंने प्रोनाउंस किया है, जो उच्चारण का जो तलफ़ुज़ निकाला है, उस तरीके से आप बोलें ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो सके, आपके आर्टिकुलेटर्स वर्क कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। राइट द मेन आइडिया ऑफ ईच पैसेज अलॉन्ग विद 1 सपोर्टिंग डिटेल। अब देखिए पैसेज 1 का क्या मेन आइडिया है यहाँ पे लिखेंगे, पैसेज 2 का क्या मेन आइडिया आपके हिसाब से उसको लिखेंगे और उसके सपोर्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे कि हाँ मेरे को ये लगता है कि इसका मेन आइडिया चेंज है, चेंज इन फैमिली है और चेंज इन लाइफ है विद सपोर्ट ऑफ फैमिली। और मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि ये मेन आइडिया होगा क्योंकि एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। पैसेज 3 और 4, अब 3 और 4 में देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं दो, क्या 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पैसेज सॉल्व करने का तरीका ये होता है, कभी भी पैसेज को सॉल्व करना है, अनसीन पैसेज आप करने वाले हो तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस पढ़ लो, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो फिर जाके पैसेज पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ो, बारी बारी से उसको सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के जाओगे पैसेज को पढ़ने तो आपको दिमाग में ये होता है उस समय, अगर आपने प्रैक्टिस करी है ज़िंदगी में तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों के आंसर फाइंड आउट करने हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पैसेज को फिर पढ़ोगे। ऐसे पढ़ोगे फिर क्वेश्चन देखने जाओगे तो आप बस ऐसे ही पढ़ोगे, कोई फ़ायदा उतना होगा नहीं आपको।
तो क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द मेन आइडियाज फ्रॉम द पैसेज अलाइक, गिव वन डिटेल्स फ्रॉम ईच पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर। अब इन दोनों के बारे में बोल रहा है कि दोनों सेम है, दोनों का जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट सेम है, ये कैसे आपको लगता है? दोनों जो हमारा पैसेज है ये सेम है, एक जैसा है, ठीक है। तो आप एक रीज़न दे के बताओ कैसे लगता है ये चीज़। हाउ आर द मेन आइडियाज़ फ्रॉम द पैसेज डिफरेंट, दोनों में पैसेजेस में मेन आइडिया अलग अलग हैं। अगर आपको लगता है कि अलग अलग हैं तो बताओ एक डिटेल दे करके, एक के सपोर्टिंग आपके मतलब रीज़न होना चाहिए, वजह होनी चाहिए, कारण होना चाहिए कि आखिर अगर सेम है तो कैसे, अगर अलग है तो कैसे, ठीक है। चलिए इसको ही पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं। An invention that has greatly impacted the way people live in the car कहते हैं car. Before cars were invented, people could not travel very far or very fast. Cars changed the people's lives in positive ways. Cars made it possible to transport both people and goods more quickly and easily. Journeys that used to take months now takes days, and journeys that used to take days now take hours. Cars gave people more freedom to live and work where they want. People can travel long distances to get from their homes to their jobs, and they can live in areas away from the cities. Cars created new jobs. Today, the production of cars provides jobs for millions of people. तो ये तो थर्ड था, कार के फ़ायदे बताए इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, क्या देखो क्या है ये। अब पैसा नंबर 4 क्या बोल रहा। Few inventions have impacted people's life more dramatically than the car. While cars have certainly benefited people in many ways, they have also created new problems. Cars make it possible for people to get around more quickly and more easily. However, this sometimes causes health issues. People may get less exercise if they always drive a car instead of walking or cycling to where they want to go. ठीक है। Cars run on petrol. When cars burn petrol in their engines, they cause pollution. Pollution create करता है। Cars can be dangerous. People may have accidents when they are driving. एक्सीडेंट भी होता है, सही बात है। तो इसमें क्या करा, नेगेटिव पॉइंट बता दिया। इसमें क्या है, सिर्फ अच्छी सी बातें करी 3 में। तो अब आप बताओगे कि मेन आइडिया कैसे सेम है, कैसे अलग है, ठीक है, और क्यों। अब बात करते हैं अगला। एक थोड़ा सा चलो एक आंसर दे देता हूँ, बहुत खुशी मची मेरे को। मेन आइडिया क्या है, दोनों में ही कार के बारे में बात ही की गई, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बात कर सकते हो कि हाँ एक से कॉमन मेन आइडिया बता सकते हो। और अलग कैसे है, क्योंकि एक में आपकी पॉजिटिव बात की गई है कार्स के, दूसरे वाले में सिर्फ नेगेटिव बात की गई, ज़्यादातर नेगेटिव बातें की गई हैं। तो इस तरीके से दोनों पैसेज आपस में अलग हैं। सी एक्सरसाइज करेंगे अब, क्या है सी में देखिए। मेन आइडिया ऑफ दैट व्हाट यू हैव रेड इन योर बुक टुडे। आज रीडिंग प्रोग्राम टाइमिंग है, आपको बुक पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको बताना है कि जो आपने पढ़ा जितने पेजेस, उतने ही पेजेस का मेन आइडिया क्या है। तो उस मेन आइडिया को आप लिखोगे और आपको क्यों लगता है कि वो मेन आइडिया है, उसके सपोर्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक नया वर्ड आपको बताना है जो आज आपने सीखा है अपने रीडिंग वाले नॉवेल या स्टोरी बुक से, और उससे एक सेंटेंस बनाना है उस वर्ड से जो आपने सीखा है। और इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए कि आपका मीनिंग क्लियर हो। जी हाँ, मेहरबान। अब देखिए यो भाई साहब, यो कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। यो भाई साहब क्या कह रहे हैं, बहुत फैंटास्टिक सी बात कह रहे हैं। रीडिंग इज ड्रीमिंग विद ओपन आइज। यो भाई साहब कह रहे हैं कि रीडिंग जो करना है ना, खुली आंखों से सपने देखने के जैसा है। क्योंकि इफ़ यू आर रीडिंग बाय हार्ट विद इमेजिनेशन ऑफ कैरेक्टर, सेटिंग्स, सिचुएशंस, सो आपको क्या होगा, लगेगा कि यस क्या मज़ेदार से सीन चल रहा है। वो आया, उसने मारा और उसने ऐसा किया और उसने ऐसा प्रपोज किया और ये गया उस बॉल बाउंड्री के बाहर। तो ये मेरी इमेजिनेशन बहुत ही टिपिकल थी। आप कैसे नहीं होने वाले, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने वाले हो। तो अब सोचो बाहुबली जिन्होंने बनाया, उन बनाने से पहले क्या क्या उसने
एक स्टोरी को पढ़ा होगा, स्टोरी आया होगा, स्टोरी को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद सोचो इस इंसान की इमेजिनेशन पावर को कितना धांसू इमेजिन किया और उस इमेजिनेशन को ड्रॉ भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद जो टेक्निकल टीम थी उनकी इमेजिनेशन पावर को देखो कि उस इमेजिनेशन को टैली करते हुए उस पूरे सिनेरियो सेटअप को तैयार कर दिया। पूरी शूटिंग अब वो सेटअप बना के तो हुआ नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे ग्रीन स्क्रीन के ग्रीन कलर के पर्दे के आगे सीन्स हुए हैं, लेकिन अब ये कलाकारी, ये इमेजिनेशन पावर, सोचिए कितना खतरनाक, माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ ऐसी मूवीज़ को। मतलब कितना गजब का ये इमेजिन कर पाते हैं स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर्स और जो हमारे टेक्निकल टीम्स होती हैं, बेसिकली ग्राफिक्स वाले, कि इतने फैंटास्टिक। और हम देखते करते वाह, तो ये वाव निकलता है, किसी के दिन रात की मेहनत होती है, इमेजिनेशन पावर की मेहनत होती है। तो आप भी इमेजिन कर सकते हो। तो बताइए, जो आपने पढ़ी हैं बुक, जब पढ़ते हो दिल से पढ़ते हो, एम ही पढ़ोगे, प्रेशर में पढ़ोगे तो इमेजिनेशन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पर अगर आप दिल से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो क्या होगा, इमेजिन होगा। अच्छा ये स्टोरी है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या हो गया, सपने में क्या देखते हैं, आँख बंद करके सो रहे हैं, हाँ नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बाबू बाबू, होता है ना कभी ऐसा सपना। तो क्या हम सपना देखते हैं, तो वही चीज़ होता है रीडिंग के दौरान। जब स्टोरी पढ़ते हो तब भी आप एक सपना ही तो देख रहे हो ना, बस फ़र्क ये है कि सोते समय आंखें बंद रहती हैं, पढ़ते समय आंखें खुली रहती हैं, है कि नहीं। तो सीखा है, कुछ समझा, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या है अगले लेसन में। तो अगला लेसन बड़ा ही फैंटास्टिक वाला लेसन है, क्योंकि उस लेसन में हम लोग करेंगे पैराग्राफ राइटिंग बाय हमबर्गर टेक्निक से। So dear student, this is the game and its name is what is the name, main idea, what doesn't belong। क्या नाम है इसका, what doesn't belong। तो ये what doesn't belong जो है एक गेम है, इसमें आपको ये बताना है कि जो ये पैसेज है, एक पैसेज नंबर 1 है या फिर ये पैसेज नंबर 2 है, आगे 3, 4 भी है, उसमें पैसेज में कौन सा ऐसा एक सेंटेंस है जो उस पैसेज को बिलोंग नहीं करता है, उस पैसेज से उसका तालमेल नहीं है, वो ऑड है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई पैसेज लिखेंगे तो हमारे सारे के सारे पैसेजेस का जो सेंटेंस होना चाहिए वो रिलेट करना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए मेन आइडिया से और टाइटल से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटेंस दैट डजंट बिलोंग। ऐसे सेंटेंसेस को फाइंड आउट कीजिए जो बिलोंग नहीं करता है इस वाले पैसेज में। तो चलिए पढ़ते हैं। women's gymnastics is a very popular sport to watch during the Olympics. The girls compete on 4 different events: uneven bar, balance beam, vault, and floor. Men's gymnastics has 6 different events, while the women's floor routine is to music. The uneven bars, unbalanced beam, vault are not to music। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन जो इसमें एक सेंटेंस था मेंस वाला, ये एक सेंटेंस जो है इस पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में सिर्फ विमेंस के बारे में बात हुई है, बस एक सेंटेंस ज़बरदस्ती का बीच में मेंस के बारे में घुसेड़ दिया गया, जो कि गलत है। अब अगले पैसेजेस में आप बताओगे व्हाट डजंट बिलोंग। ये जो टाइटल है ना, व्हाट डजंट बिलोंग, जो हमारा गेम है, ये आप लिख के भी करोगे कॉपी में। बेहतर तरीका यही है सीखने का, आप कॉपी में नोट करके करो। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। और दूसरी चीज़ की आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी में नोट करके अंडरलाइन करना है जो बिलोंग नहीं करता है इस पैसेज को। इससे आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेगा। पहला, जब आप अनसीन पैसेज या फिर पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ जो अनइवन कंटेंट्स लिखे होंगे वो आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा, जब आप पैसेज ऐसे या लेक्चर लिख रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको ये समझ हो जाएगी कि हाँ, मुझे जो भी चीज़ लिखना है वो मेन आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट या फिर टाइटल से रिलेटेड ही लिखना है। चलिए पढ़े मेरे साथ, आपका रीडिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव करेगा। Many different shapes are considered quadrilaterals. A quadrilateral is any shape that has 4 sides. A quadrilateral
A quadrangle is any shape that has four angles. Squares, rectangles, rhombi, and trapezoids are some examples of quadrilaterals. Pentagons, hexagons, and octagons are not considered quadrilaterals because they do not have four sides. तो इसे बताना है कौन सा वाला सेंटेंस इसको बिलोंग नहीं करता है। चलिए दो और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आपको एक सेंटेंस बताना है जो इस वाले पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए लेकिन दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से इस पैसेज नहीं पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा वाला एक सेंटेंस है जो इसको बिलोंग नहीं करता है, डजंट बिलोंग। अभी तक गेम का नाम है डजंट बिलोंग। वॉलेंस आर and volors are very similar. Both of them are string instruments that you might find in an orchestra. You also could find a cello in an orchestra. Violins and volors both have four strings that you play by using a bow or by plucking. Also, they are both played by being held between the shoulder and chin. बताइए अब इसमें कौन सा वाला सेंटेंस था जो इस पैसेज को बिलोंग नहीं करता है, आप बताइए। नहीं पता चले कमेंट सेक्शन में जो पूछिएगा मैं आंसर करूँगा आपको कौन सा वाला था, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिएचर डेस्मोहन आर वंडरफुल टू हैव एज पेट्स. दे आर वेरी प्लेफुल and loving since they do not shed very much. They do not live here everywhere and are easy to clean up after. Golden retrievers also make wonderful pets. इसमें भी आपको बताना है कौन सा वाला और है। बाकी नहीं समझ में आया किसी भी पैराग्राफ में प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी कमिटमेंट कार्ड वाली एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कमिटमेंट कार्ड वाली। इसमें आप कमिटमेंट कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये आपके अपेंडिक्स 5 है आपके बुक के अंदर, आप डाउनलोड कर लो बुक को। नहीं है बुक तो कॉपी में बना लेना A4 शीट पेज में और फिर ट्रैक करना है 1 2 3 4 पर। मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 डेज़ का तो आप ट्रैकिंग करना और हर वीक के एंड में आपको ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करेंगे कमिटमेंट कार्ड से? पहले तो कमिटमेंट कार्ड में कमिटमेंट कार्ड जो है तो उससे पहले आपको लिखना है, कमिटमेंट करना है कि हाँ मैं ये चीज़ इम्प्रूव करूँगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो भी चीज़ें आप बोल लो कि आप इम्प्रूव करोगे उसके बारे में अब एक हफ्ते बाद का डेट, मान लीजिए आपने 1 तारीख को एक कमिटमेंट किया कि मैं वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्पीकिंग में इंटोनेशन इम्प्रूव करूँगा और बेस्ट लेवल पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 1 हफ्ते बाद की। 1 हफ्ते बाद कमिंग मंडे को आपने क्या लिखा, उसका डेट लिखा, फिर लिखा आई एम ऑन ट्रैक फॉर प्रोनाउंसिएशन, आई फील फैंटास्टिक, और डेट उसी दिन का सेम डेट रहेगा। आई नीड टू गेट बेटर एट, अब आपको उस वोकैबुलरी में प्रोनाउंसिएशन में कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई फील नॉट गुड व्हेन आई डू मिस्टेक्स, तो ये इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर आफ्टर 1 वीक नेक्स्ट मंडे को आपको इसको फिल करना है, फिर नेक्स्ट 1 वीक के बाद आपको इसको फिल करना है, फिर नेक्स्ट 1 वीक के बाद आपको यहाँ फिल करना है। 4 हफ्ते मतलब 1 महीने बाद तो चेंज होगा। मैं तो बच्चों में 1 हफ्ते में 10 दिन में चेंज देखता हूँ, यहाँ तो 1 महीने के बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो अब कह आई हैव चेंज, क्या बदलाव आपने लाया अपने बोलने में। ऑन टॉपिक का नाम, बिकॉज क्यों आपके अंदर चेंज आया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करा होगा। बाकी क्यों आया है आप खुद आंसर करोगे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट सेक्शन, लास्ट गेम। तो ये था कमिटमेंट कार्ड की एक्टिविटी और उससे पहले हमने कर लिया बिलोंग्स, व्हाट डजंट बिलोंग गेम। तो खेलना ये दोनों, ओके। और कमिटमेंट कार्ड को ज़रूर फिल करें, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो आपका प्रोग्रेस ट्रैक होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो अभी अपने कमिटमेंट में, अपने गोल के पास, गोल के सफ़र में कहाँ पे हो अभी, और किस चीज़ पे आपको बेटर करने की और ज़रूरत है। और आपको अपना गोल जो है यहाँ लिखना है, इस बीच में जो गोला है ना, इस गोले के अंदर आपको अपना गोल लिखना है कि आपका गोल क्या है इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। So dear students, after books exercise and learning fantastic passages, fantastic concept of main idea, fantastic concept of commitment card, fantastic concept of game that we learn and played a game. Yes, so मजा आया, सीखा कुछ, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अभी के अभी इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप सीखना चाहते हैं। अगला लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं बुर्गर कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। बहुत
फैंटास्टिक सा टॉपिक है, सीखने के लिए बने रहें और शेयर करें अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ। इस चैनल को बताएं कि एक चैनल है स्टैनफोर्ड जहाँ पे हम सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, रट कर नहीं समझ कर बोलना सीखना है तो ज्वाइन करें। सबको बताएं, सबको शेयर करें। अच्छी चीज़ों को शेयर भी करना पुण्य सवाब का काम है, तो इसको करने से पीछे ना